दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे राज्य तथा इसके तत्व। राज्य शब्द राजनीति विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण है। राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, अतः राजनीति विज्ञान में राज्य ही संपूर्ण अध्ययन का केंद्र बिंदु है। आप सभी लोग जानते हैं कि राज्य शब्द राजनीति विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण होता है। राज्य शब्द का प्रयोग कई भ्रामक अर्थों में भी किया जाता है। राज्य शब्द वैसे तो अंग्रेजी भाषा के स्टेट शब्द का हिंदी रूपांतरण है और प्राचीन यूनान में राज्य के लिए पोलिस यानी नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान समय में अमेरिकी तथा भारतीय संविधान में संघ के इकाई या यूनिट्स ऑफ फेडरेशन के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। राज्य शब्द का प्रयोग आधुनिक परिभाषा के अनुसार इन सबको राज्य नहीं कहा जाना चाहिए। विभिन्न विद्वानों ने राज्य को विभिन्न रूपों में परिभाषित भी किया है और राज्य तथा इसके तत्व के रूप में आइए देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में परिभाषाओं में दिया जा सकता है जिसका अध्ययन आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि राज्य की परिभाषा क्या हो सकती है। राज्य की परिभाषा विभिन्न दृष्टिकोणों से की गई है। अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से राज्य की परिभाषा की है। तो इस हिसाब से हम दो भागों में इसको बांट सकते हैं, प्राचीन परिभाषाएं और आधुनिक परिभाषाएं। प्राचीन परिभाषाओं में मुख्यतः अरस्तू की परिभाषा है जो कहता है कि राज्य परिवार तथा ग्रामों का एक संघ है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की स्थापना करना होता है। सिसरो कहते हैं कि राज्य एक ऐसा बहुसंख्यक समुदाय है जो अधिकारों की समायोजन भावना तथा लाभ उठाने में आपसी सहायता द्वारा जुड़ा होता है। तो म्यूचुअल पार्टिसिपेशन और एडवांटेज सिसरो की परिभाषा है। इसी प्रकार प्राचीन परिभाषा के अंतर्गत ग्रोसियस कहते हैं कि राज्य स्वतंत्र लोगों का ऐसा पूर्ण समाज है जिससे वे अपने अधिकारों और पारस्परिक हितों के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं। आधुनिक परिभाषाओं में आधुनिक लेखक जैसे हालैंड कहते हैं कि राज्य असंख्य व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो एक निश्चित भूभाग पे रहता है और जहां बहुसंख्यकों अथवा एक निश्चित वर्ग की इच्छा उनके द्वारा उनके वर्ग के कारण विरोधियों पर लागू होती है। वहीं ब्लंटसली कहते हैं कि राज्य किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों का वह संघ है जो कि राजनीतिक आधार पर संगठित होता है। विल्सन कहते हैं कि राज्य एक ऐसा जनसमूह है जो निश्चित प्रदेशों में नियम अथवा विधि के द्वारा संगठित होता है। इस प्रकार राज्य की ये जो परिभाषाएं हैं विभिन्न लेखकों द्वारा अनेक दृष्टिकोणों से प्रस्तुत की गई हैं। अरस्तू, सिसरो, बोदा, हालैंड आदि की परिभाषाएं आधुनिक कल्पना की कसौटी पे खरी नहीं उतरती हैं। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथा मान्य परिभाषाएं। इनमें पहली परिभाषा है ब्लंटसली की। ब्लंटसली भूमि तथा राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोगों का उल्लेख करते हैं परंतु इसमें राज सत्ता की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। इसी प्रकार विल्सन और लास्की भी राज्य के आंतरिक सत्ता की ओर ध्यान नहीं देते हैं। इसमें राज्य के बाह्य स्वरूप का तो समावेश है। इन सब की अपेक्षा अगर देखें हम तो गिलक्राइस्ट की परिभाषा अधिक पूर्ण मानी जाती है। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राज्य उसे कहते हैं जहां लोग एक निश्चित प्रदेश में एक सरकार के अधीन संगठित होते हैं। यह सरकार आंतरिक मामलों में और अन्य सरकारों से स्वतंत्र होती है। गिलक्राइस्ट की परिभाषा के बाद आइए हम देखते हैं गार्नर की परिभाषा। वैज्ञानिक कसौटी पे सर्वाधिक खरी गार्नर की परिभाषा मानी जाती है। गार्नर कहते हैं कि राज्य मनुष्यों के उस समुदाय का नाम है जो संख्या में चाहे अधिक हो या न्यून परंतु अस्थायी रूप से किसी निश्चित भूभाग पर बसा हुआ हो, जो कि बाह्य शक्ति के नियंत्रण से सर्वथा लगभग स्वतंत्र हो और जिसमें एक ऐसी सुव्यवस्थित शासन सत्ता या सरकार विद्यमान हो जिसके आदेश का पालन करने के लिए उस भूभाग के प्रायः सभी निवासी अभ्यस्त होते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो हम पाते हैं कि जो गार्नर की परिभाषा है वो वैज्ञानिक कसौटी पे सबसे खरी उतरती है, क्योंकि इन परिभाषाओं से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि राज्य के भूभाग की जनसंख्या, सरकार तथा सार्वभौमिकता, राज्य की जो भूभाग, सरकार, संप्रभुता है, इन सब का समावेश, इन चारों का समावेश इस परिभाषा में किया गया है। अब आइए देखते हैं राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं।
तो राज्य के आवश्यक तत्वों के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। बिलोबी केवल 3 तत्वों का उल्लेख करते हैं, जनता, शासन तंत्र और संविधान। और ब्लंटस्ली कहते हैं कि जनता, भूखंड, एकता और संगठन राज्य के आवश्यक तत्व हैं। राज्य के विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर अगर जो हम देखें और गार्नर तथा गैटिल के परिभाषा के अनुसार हम पाते हैं कि राज्य के निम्नलिखित 4 तत्व हो सकते हैं। 4 तत्व में पहला है जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। तो सभी विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पे 4 तत्व सबसे महत्वपूर्ण निकल के आते हैं। इन्हीं को ही राज्य के आवश्यक तत्वों के रूप में मान्यता दी गई है। पहला है जनसंख्या, दूसरा है निश्चित भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। तो हम आइए इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं कि जनसंख्या, भूभाग कैसे कैसे महत्वपूर्ण होती है। तो जनसंख्या के बारे में प्राय सभी विद्वान जनसंख्या को राज्य का आवश्यक तत्व मानते हैं। वो सभी लोग समझते हैं कि लोगों के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं है। प्लेटो ने अपने पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य के लिए 5040 व्यक्तियों का होना आवश्यक माना था, तो रूसो ने राज्य के लिए 10,000 की जनसंख्या को उचित माना था। इस तरह से प्राचीन ग्रीस तथा रोम में छोटे छोटे जो नगर राज्य होते थे उनकी जनसंख्या 5,000 से 10,000 के आसपास होती थी। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि जनसंख्या की कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। आज ऐसे अनेक राज्य हैं जिनकी जनसंख्या 80 से 90 करोड़ तक है, 1 अरब तक है, और ऐसे राज्य भी हैं जिनकी जनसंख्या मात्र कुछ लाख या हजार में है। तो गार्नर ये कहते हैं कि जनसंख्या राज्य के संगठन के निर्वाह के लिए पर्याप्त होनी चाहिए तथा वह उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए भूखंड तथा राज्य के लिए साधन पर्याप्त हों। तो कुल मिला के जनसंख्या एक संतुलित रूप में होनी चाहिए, जिसके अनुसार भूखंड और राज्य के साधन उस राज्य के पालन पोषण तथा विकास के लिए पर्याप्त हों। दूसरे भाग के रूप में हम देखते हैं जो दूसरा महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है वो निश्चित भूभाग है। निश्चित भूभाग किसी भी राज्य के लिए आवश्यक है कि एक निश्चित भूभाग हो, मतलब कोई जो राज्य होता है उसको स्थापित होने के लिए एक निश्चित भूभाग की आवश्यकता होती है और उसी भूभाग पे जनसंख्या अस्थायी रूप से निवास कर सकती हो, ऐसा भूभाग होना चाहिए। ब्लंटस्ली कहते हैं कि कोई भी जनसमूह तब तक राज्य नहीं होता जब तक कि वह एक निश्चित भूभाग नहीं प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सही बात ब्लंटस्ली ने कहा है कि कोई भी राज्य या कोई भी जनसमूह तब तक राज्य नहीं कहा जा सकता जब तक कि वे एक निश्चित भूभाग नहीं प्राप्त कर लेते। इसीलिए इधर उधर भटकने वाले खानाबदोश जातियों को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। उदाहरण के लिए आप मान सकते हैं जैसे यहूदी हैं, तो यहूदियों को उस समय तक राज्य नहीं कहा गया जब तक वे इजराइल में स्थापित नहीं हो गए थे। तो इस तरह से जो निश्चित भूभाग है वो राज्य का महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है, क्योंकि बिना भूभाग के किसी भी राज्य की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भूभाग के संबंध में यह विवाद उठता है कि क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। तो ऐसा कोई विशेष वो नहीं है, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बड़ा या छोटा हो सकता है। आज ऐसे राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल बहुत अधिक है और ऐसे भी राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल बहुत ही कम है। रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए छोटे राज्यों को अधिक उचित माना था। राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है सरकार। सरकार राज्य को संचालित करने के लिए एक यंत्र होता है। यह राज्य के लिए एक संगठित सरकार की बहुत आवश्यकता होती है। मनुष्यों का एक राजनीतिक संगठन होना आवश्यक है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो सरकार होती है ये राज्य को संचालित करने का महत्वपूर्ण साधन होती है। तो और मनुष्यों के राजनीतिक संगठन होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि राज्य का संचालन बिना मनुष्यों के संगठन के नहीं हो सकता है। और जो ये संगठन होता है वो सरकार के रूप में व्यक्त होता है। सरकार के माध्यम से राज्य के लक्ष्य और उनके राज्य की क्रियाओं को संचालित किया जाता है। सरकार ही वह आवश्यक तत्व है जिसके आधार पे राज्य के
जो क्रियाएं हैं, उनके लक्ष्य हैं, उनको क्रियान्वित किया जाता है। गार्नर कहते हैं कि सरकार राज्य का वह साधन या यंत्र है जिसके द्वारा राज्य का उद्देश्य अर्थात सामान्य नीतियों और सामान्य हितों की पूर्ति होती है। तो आप क्लियर कर लीजिए, सरकार राज्य का महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। राज्य के लिए संगठित सरकार आवश्यक है और सरकार के माध्यम से राज्य के लक्ष्यों की पूर्ति होती है। वर्तमान में पहले तो सरकार के कार्य सीमित थे। देश में कानून बनाना, कानून को लागू करना तथा न्याय करना ये प्रमुख कार्य थे। लेकिन आज के समय जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा या वेलफेयर स्टेट की अवधारणा हो गई है, उसमें कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक हो गए हैं। राज्य का चौथा महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है संप्रभुता। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा या सर्वोच्च शक्ति होती है जिसके अधीन राज्य में निवास करने वाले लोग सभी लोग रहते हैं। संप्रभुता वास्तव में राज्य की पहचान है। बिना संप्रभुता के कोई भी राज्य नहीं कहा जा सकता है और संप्रभुता राज्य को एक अलग पहचान दिलाती है। और जैसे संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, बिलोबी कहते हैं। गैटिल कहते हैं कि संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो उसे अन्य समुदायों से अलग करता है। अन्य समुदाय और संघ भी होते हैं, लेकिन संप्रभुता ही राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है। संप्रभुता से तात्पर्य राज्य की वह सर्वोच्च सत्ता है जिसके अधीन उस राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले सभी लोग रहते हैं। संप्रभुता वैसे दो तरह से विभाजित की जाती है। संप्रभुता को विभाजित किया जा सकता है आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता वो है जिसमें राज्य की उस सर्वोच्च सत्ता से इसका निर्धारण किया जाता है जिसके आज्ञाओं का पालन राज्य के सभी लोग करते हैं। सरकार कानून बनाती है और उसे लागू करते हैं। लोग इन कानूनों का उल्लंघन करते हैं जो लोग, उनको सरकार दंड देती है। आंतरिक क्षेत्र में राज्य की इस संप्रभुता को सभी स्वीकार करते हैं। बाह्य संप्रभुता से अभिप्राय राज्य की स्वतंत्रता से है। राज्य अन्य राज्यों के अधीन नहीं होता है और किसी दूसरे राज्य के आज्ञा पालन के लिए बाध्य नहीं होता है। ये तो राज्य के आवश्यक तत्व थे। तो अब आइए देखते हैं कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ राज्य है या क्या संयुक्त राष्ट्र संघ को राज्य कहा जा सकता है? तो आइए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास निश्चित भूभाग है और उसके पास कार्य संचालन के लिए योग्य अधिकारियों की टीम भी है, लेकिन फिर भी इसे राज्य नहीं कहा जा सकता है। पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट है, भूभाग और अधिकारियों की टीम तो है, लेकिन इसे राज्य नहीं कहा जा सकता है। इसके पास अपनी जनसंख्या और संप्रभुता की कमी है। सबसे प्रमुख कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पास भूभाग और अधिकारियों की, यानी सरकार जैसे कार्य संचालन के लिए एक योग्य अधिकारियों की टीम है, लेकिन जनसंख्या और संप्रभुता की कमी है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक स्वैच्छिक संगठन है, न कि अंतर्राष्ट्रीय राज्य। इसके जो नियम हैं और आदेश हैं उनका पालन उनके सदस्य राज्यों की इच्छा पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र जबरदस्ती नहीं कर सकता है सदस्य राज्यों के व्यक्तियों से कि वे उनकी आज्ञाओं का पालन ही करें। इसलिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी राज्य की श्रेणी में नहीं आ सकते। तो दोस्तों, ये था राज्य के आवश्यक तत्व, जिसमें हमने देखा कि राज्य के प्रमुख आवश्यक तत्व क्या हैं।